हो गई, चलिए ठीक है, अच्छा याद दिला दिया आप लोगों ने, रिकॉर्डिंग हो गई। चलिए शेयर कर लेते हैं, अब लेक्चर पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब ये एक नया टॉपिक है स्ट्रेटजी एनालिसिस, और ये स्ट्रेटजी एनालिसिस एक्चुअली जब आपको अगर सेकंड लेक्चर याद हो, हमने पढ़ा था एक बिजनेस रिक्वायरमेंट इस्टेब्लिश करना के, तो अब बिजनेस रिक्वायरमेंट जब हम ले लेते हैं तो सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं, तो दैट्स एन स्ट्रेटजी। तो हम थोड़ा सा ये देखेंगे, प्रीअम्बल ये है कि ये थोड़ी सी क्योंकि बॉडी ऑफ नॉलेज से ली गई है। एक मिनट में इसका दिखाता हूँ आपको कि जो लेक्चर है, दिस इज फ्रॉम बॉडी ऑफ नॉलेज, बिजनेस एनालिसिस बॉडी ऑफ नॉलेज वर्जन 3, इसका चैप्टर 3 है। तो बॉडी ऑफ नॉलेज थोड़ी सी टफ होती है रिलेटिवली टू द बुक, क्योंकि वो एज्यूम करता है कि आप प्रैक्टिशनर है। ठीक है, तो ये प्रीअम्बल है कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टफ लगे या समझ में ना आए, तो जहां जहां समझ में ना आए मुझसे सवाल कर लीजिएगा। स्ट्रेटेजी एनालिसिस, पहली चीज तो ये है कि देखिए ये जो जूनियर रिक्वायरमेंट इंजीनियर है, मैं लेवल जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर का वो है कैरियर है, उसको मैं 4 लेवल में डिवाइड करता हूँ। तो ये बहुत सीनियर लेवल है। ठीक है, आप अभी यहाँ से पढ़ के निकलेंगे और जूनियर बीए लगेंगे या जूनियर रिक्वायरमेंट इंजीनियर लगेंगे, तो आपको एसआरएस बनानी आती होगी। ठीक है, लेकिन ये बहुत सीनियर लेवल है, सी लेवल का या हेड ऑफ आईटी लेवल का, जिसमें आप डिसीजंस लेते होंगे लोगों के साथ। तो ये वो है, तो इसलिए, लेकिन बहरहाल ये क्योंकि फ्रेमवर्क है या किताब की चीज़ है, तो हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये स्ट्रेटजी होती क्या है। ठीक है, तो विद दैट बैकग्राउंड विल स्टडी स्ट्रेटजी होती क्या है जनाब। एक प्रॉब्लम आया आपके पास, वो प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक सोल्यूशन आया, तो सोल्यूशन तक पहुंचना कैसे है, द इफेक्टिव वे टू अप्लाई द कैपेबिलिटीज के, उस तक पहुंचना कैसे है। ठीक है, अब वो एंटरप्राइज हो सकती है, डिवीजन हो सकती है, डिपार्टमेंट हो सकती है, जो भी है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, एक छोटी सी रिपोर्ट हो सकती है, तो वो एक सिर्फ डिपार्टमेंट की बात हो रही है या डिवीजन की बात हो रही है या पूरे डिपार्टमेंट। तो अभी जो हम डिस्कशन करेंगे वो बड़ी लार्ज कॉम्प्लेक्स चेंज की बात करेंगे, यानी एक बड़ा प्रॉब्लम है और उसको इम्प्लीमेंट करने में देयर विल बी चेंजेस, ताकि आपको उसका इम्पैक्ट समझ में आए कि क्यों की जाती है। स्ट्रेटजी एनालिसिस क्या करती है, इट प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट टू द रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन एंड डेफिनेशन ऑफ ए गिवन चेंज। जब भी आप चेंज करेंगे तो उसमें लोगों का बिहेवियर, लोगों का बिलीफ सिस्टम बहुत रोल प्ले करता है। कॉन्टेक्स्ट क्या चीज होती है, अगर आपको पिछले वाला लेक्चर याद हो जिसमें हमने बिजनेस एनालिसिस का कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल पढ़ा था, तो उसमें ये पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब चेंज आती है तो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, कल्चर, थिंकिंग सिस्टम, बिलीव्स, ये सब बहुत रोल प्ले करता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप चेंज लेकर आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कोई नया ईआरपी ला रहे हैं, तो इंसान की फितरत क्या है कि इंसान चेंज को रेजिस्ट करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कलर, एज, रेस, चेंज को रेजिस्ट करता है। वो अनलर्निंग करके न्यू लर्निंग की तरफ नहीं जाना चाहता, ये इंसान की फितरत है, जो आता है बस। इसको आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप में से तकरीबन सारे लोग एमएस ऑफिस यूज करते होंगे, और मैं कहूँ कि भाई ये तो लाइसेंस कॉपी नहीं है, ये 30-35 हज़ार रुपए का आता है, तो ऐसा करो उसको हटाओ और ओपन ऑफिस लगवा दो। अब ओपन ऑफिस में भी सारे फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी हैं, लेकिन उसको सीखने में कम से कम जो नेविगेशन है, जो ऑप्शंस हैं, उनको सीखने में 2-3 दिन लगेंगे। तो पहला रिएक्शन आता है, नहीं 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 नहीं, हमें ओपन ऑफिस नहीं यूज करना है, हमें एमएस ऑफिस यूज करना है। हालांकि वो सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है और वो लाइसेंस उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हम आदी नहीं है, तो दिस इज अ मेंटल बैरियर। ठीक है, तो जब भी कोई चेंज आएगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जितनी बड़ी आएगी उतनी रेजिस्टेंस आएगी, फिर लोगों को आपको कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, तो ये एक बात है। तो उसके लिए प्लान होना जरूरी है, चेंज का प्लान होना जरूरी है। ठीक है, तो दैट इज द स्ट्रेटेजी।
तो जब भी आप कोई चेंज लाएंगे तो उसकी एनवायरनमेंट को, उसके कल्चर को समझना होगा। तो ये एक थोड़ा सा वो है। तो जब भी आप करेंगे तो दिस इज एन ऑन गोइंग एक्टिविटी, असेस द चेंज। अब इसमें थोड़ा सा मैं, अब यहाँ आ जाते हैं। अब बॉडी ऑफ नॉलेज में 6 नॉलेज एरिया हैं, और जिसमें से कुछ आप पढ़ चुके हैं। मसलन रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिजाइन डेफिनेशन वैसे नहीं पढ़ी है जैसे बॉडी ऑफ नॉलेज में है, लेकिन आपने मॉडलिंग पढ़ ली है, आपने रिक्वायरमेंट कैसे लेते हैं ये पढ़ लिया है, ठीक है। फिर ये वाली चीज इलिस्ट्रेशन एंड कोलैबोरेशन, ये भी आपने पढ़ लिया है। इसमें कैसे हमने 3 सेक्शन पढ़े थे ना, कि रिक्वायरमेंट की प्लानिंग कैसे करनी है, इलिस्ट्रेशन कैसे करनी है, फिर उसका फॉलोअप कैसे करना है, अगर आपको याद हो। छठा या 7वां सेशन जो था हमारा वो ये था, ठीक है। तो ये 3 नॉलेज एरिया हैं, 1, 2 और ये 3 हम ये पढ़ने जा रहे हैं आज। ये हमने नहीं पढ़ा है प्लानिंग, बिजनेस एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग, क्योंकि ये शायद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्लानिंग पढ़ेंगे, ओवरऑल पढ़ेंगे तो वही अप्लाई हो जाएगी। बिजनेस एनालिसिस की प्लानिंग कैसे होती है, बिजनेस एनालिसिस की प्लानिंग जो है वो सबसेट है जो टोटल प्रोजेक्ट की प्लानिंग है। तो अगर टोटल प्रोजेक्ट की प्लानिंग है पढ़ रहे हैं कोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, तो उसमें पढ़, अब आई डोंट नो पढ़ भी रहे हैं, मुझे पता नहीं है पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या कौन टीचर है मुझे शायद पता नहीं है। ये वाली जो चीजें ना, रिक्वायरमेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये बॉडी ऑफ नॉलेज का पार्ट है, लेकिन आपके कोर्स का पार्ट इसलिए नहीं कि आप इसको कहीं पढ़ कर आए। ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ कर आए, जिसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें वर्जन कंट्रोल करना किसी भी डॉक्यूमेंट का या किसी भी सोर्स कोड का, या वर्जन कंट्रोल करना। तो जैसे आपके एसआरएस के वर्जन बनेंगे, तो लाइफ साइकिल है रिक्वायरमेंट का, तो वर्जन को कंट्रोल करना। इसी तरह से अगर सोर्स कोड बन रहे हैं तो उसके, तो ये वो वाली चीज है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो स्ट्रेटेजी एनालिसिस हम पढ़ते हैं, थोड़ी सी थ्योरी है, लेकिन पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो चैप्टर 6 है, इसलिए 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 है। तो पहला हम पढ़ेंगे एनालाइज करंट स्टेट। तो करंट स्टेट का मतलब है प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज द नीड। अब ये पढ़ने का या देखने का या एनालाइज करने के तरीका है, तो वो हम देखेंगे कि इसमें व्हाट आर द नॉलेज एरिया, व्हाट आर द टेक्निक्स, व्हाट आर द यू नो मेथडोलॉजी, इसमें क्या क्या देख लेना चाहिए। तो कुछ चीजें टफ हैं वो मैं छोड़ दूंगा, और लेकिन कुछ चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअली आपको पता होनी चाहिए। फिर है फ्यूचर स्टेट। तो फ्यूचर स्टेट है एक्चुअली सोल्यूशन। तो नीड से सोल्यूशन तक का जो सफर है, दैट इज ए चेंज मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजी, ये आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। तो पहला वाला काम करना है 6.1, देन 6.2 करना है, देन यू हैव टू हैव अ 6.4 चेंज स्ट्रेटेजी। अब दरमियान वाली जो चीज है वो चेंज स्ट्रेटेजी की रिस्क है, कि अगर रिस्क आएगा तो ये प्रोजेक्ट में भी आप पढ़े होंगे रिस्क एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं, तो इसको जरा हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए चलते हैं। ये डायग्राम आपको याद होगी, ठीक है। नीड, तो पहला काम आपका क्या है कि आप नीड आइडेंटिफाई करते हैं और इसको क्रिस्टलाइज करते हैं, उसको मॉडल करते हैं, इसको रूट कॉज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। नीड से आप सोल्यूशन की तरफ जाते हैं जो वैल्यू देता है, ठीक है। तो यहाँ से जो नीड का जो सफर है यहाँ से यहाँ तक का, तो दैट्स ए स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो अगर अभी जो आपने पिछली स्लाइड देखी है उसमें दिस इज 6.1, दिस इज 6.2 एंड दिस इज 6.4, ठीक है। चलिए मैं इसमें ठीक है, जो भी आपने डायग्राम देखी है इसमें, तो नीड एनालिसिस इज अ करंट एनालिसिस स्टेट, सॉल्यूशन इज योर फ्यूचर स्टेट। लेकिन यहाँ तक का जो सफर है, अब जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे चेयरमैन ने मुझे कहा कि भाई हमारी ऑटोमेशन वीक है, दैट्स ए स्टेटमेंट, बट दैट्स नॉट नीड, दैट्स ए स्टेटमेंट। फिर मैंने उनसे पूछा, उनके साथ एनालिसिस की, डिस्कशंस किए, तो मैंने पूछा व्हाट इज द नीड। तो उन्होंने 6 चीजें बताई, 7 चीजें बताई कि भाई ये नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है। देयर आर 7 या 6 आइटम्स जो which is required by the top management and the middle tier. Okay, that is the need. अब ये नीड लाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर चाहिए जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है वो पूरा नहीं कर सकता है।
सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए, ऑटोमेशन दोबारा से करनी है, प्रोसेस को सही करना है। अब ये नीड आइडेंटिफाई हो गई, अब ये कैसे करेंगे इज ए सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें एक 6 चीजें चाहिए सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में। तो सोल्यूशन ये है कि जनाब हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे या बनवाएंगे। ठीक है, अब ये वाला सवाल है कि खुद बनाएंगे या किसी से बनवाएंगे या ये करेंगे, कितना अरसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा, लोगों के लिए ये आसान है, मुश्किल है। अब दैट्स अ चेंज, दैट्स अ स्ट्रेटजी। ठीक है, या बनाने की क्या जरूरत है, सैप ले लो, बना बनाया है, उसको इंस्टॉल कर लो। तो अब ये देखना है कि ये हमारे लिए वायबल है कि नहीं है, हमें ये करना है, तो दैट्स अ स्ट्रेटजी। तो अगर आपने नीड को मैप नहीं किया सोल्यूशन से, तो बहुत पॉसिबल है कि आप वैल्यू नहीं दे पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि नीड को सोल्यूशन से मैप करना और उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना, लोगों के लिए, लोगों को, प्रोसेस को और ऑटोमेशन को साथ लेना। याद है अभी हमने बिग पिक्चर पढ़ी थी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ब्रेक करते जाना, उसके बाद बिग पिक्चर भी बताओ, हमें मालूम हो ऑटोमेशन क्या चीज होती है, प्रोसेस क्या चीज होते हैं, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने। ठीक है ना, याद है सारे लोगों को या नहीं याद है? ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? कोई चैलेंज है तो मुझे बताइए कि नहीं सर समझ में नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, आ रही है? भाई लोग समझ में आ रही है या नहीं आ रही है तो बताइए। चलिए, अच्छा मुझे लगता है नहीं आ रही है। मैं चलिए एक पुराना लेक्चर थोड़ा सा खोलता हूँ ताकि आपको ये बताऊं कि नीड क्या है, सोल्यूशन क्या है। लेक्चर लेक्चर चलिए मैं एक और पुराना लेक्चर खोल रहा हूँ आपको, ताकि आपको याद आ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए हमने सेकंड लेक्चर पढ़ा था, आपको अगर याद हो, कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने कहा था कि भाई एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, आधा 1 घंटे से ज्यादा लगता है जाने में, आने में, खाना खाने में, ऑर्डर करने में, पैसे देने में। याद है आपको, ये हमने पढ़ा था, नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई। ठीक है, तो ये हमने, आप लोगों को नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है? कैन यू सी द स्क्रीन ऑफ द कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम? जी यस सर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ था। तो हमने अब ये एक प्रॉब्लम है, देखिए ना, ये स्क्रीन पढ़िए, नीड ऑफ है। तो इसमें क्या था, लोगों ने कहा था कि भाई हमें प्रॉब्लम हो रही है, सारा कुछ है, मैनी एम्प्लॉयज हैव रिक्वेस्टेड। तो अगर आप आगे चलें तो आपने ये देखा था कि एक एवरेज टाइम जो है वो 1 घंटा लगता है लोगों को जाना, ऑर्डर करना, पैसे देना, फूड करना। तो 800 लोग हैं और उनका 1 घंटा अगर बचाया जा सकता है तो probably this will save some valuable time of the production फैक्ट्री का। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऑटोमेशन, एक सॉफ्टवेयर बना के उसमें क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, अब ये सारी चीजों को एनालिसिस करना है और एक सोल्यूशन बना के देना है, और लगा के चला के सब करके देना है। ठीक है, तो ये बिजनेस का प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो ये उसकी एनालिसिस है कि भाई 90 मिनट लगते हैं और बाज़ दफ़ा चीज़ें नहीं बनती हैं और बाज़ दफ़ा पैसे देने में टाइम लगता है, और ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ा था लेक्चर। ठीक है, तो नीड ऑफ ए कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम, तो ये नीड थी, इसको हमने स्टडी किया था। फिर एक सोल्यूशन आया था कि इसका आखिर में सोल्यूशन है कि भाई ये चीज़ें चाहिए, अगर आपको याद हो, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, ये सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? बना बनाया ले लें, बनवा लें, क्या कर लें? ठीक है, तो मैं दोबारा लेक्चर पे दोबारा वापस जा रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा जहन में रखिए कि आपको कैफेटेरिया सिस्टम बनाना है, ऑर्डरिंग सिस्टम बनाना है। तो पहला सवाल ये है कि नीड आई होगी तो उस पर एनालिसिस होगी कि क्यों बनाना है भाई, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाई। फिर अगर बनाना है तो हम कैसे करेंगे? बनवा लें, किसी को, कंपनी को हायर कर लें, बाय और बिल्ड कहते हैं इसको। देयर आर टू स्ट्रेटजी, या इसका कॉम्बिनेशन है। बाय का मतलब है बना बनाया ले लें, बिल्ड का मतलब है कंपनी, मतलब या तो अपनी टीम हायर कर लें।
या फिर किसी कंपनी से बनवा लें। अब ये पूरी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो हम इसको जरा पढ़ते हैं, इसमें जरा पढ़िए क्या कह रहा है ये। मैं बड़ा कर देता हूँ उसको। ठीक है, पढ़ते वक्त ये ध्यान में रखिए, एनालाइज करंट स्टेटस का मतलब, स्टेट का मतलब है नीड को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, मसला है क्या, या हम ये सिस्टम क्यों बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए तो आपको समझ में आएगा। और कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम क्यों बनाने जा रहे हैं, तो वहां से हमें पता चलेगा कि भाई ये वजह है। ठीक है, तो बिजनेस नीड को आइडेंटिफाई करना है, बिजनेस रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना है। ठीक है, ये है। अब वो समझने के लिए भी हमें कुछ चीजें चाहिए, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे समझ में आती है। ठीक है, अगर आपको डोमेन की नॉलेज नहीं है और वो टेक्निक्स नहीं पढ़ी हुई, तो फिर आपको चैलेंज होगा। तो ये टेक्निक्स हमारी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का हिस्सा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि जो नीड से सोल्यूशन तक का सफर है, तो नीड को आइडेंटिफाई करना है, नीड को क्रिस्टलाइज करना है। इलिस्ट्रेशन का वर्ड इसलिए यूज हुआ था कि जनाब ये आपको ढूंढ के निकालना है कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए। ये एग्जांपल लिखी हुई है कि कैन नॉट प्रोड्यूस फिनिश गुड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। हमें एक चेयरमैन साहब ने बताया कि जनाब मेरी फैक्ट्री में कभी कभी फैक्ट्री बंद करना चाहती है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है वो होता ही नहीं है। वो ऑर्डर करो फिर आओ, 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, हफ्ता लगता है, जब तक कि हम कुछ और बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि जरूरत नहीं होती है, लेकिन बहरहाल कुछ और बनाना शुरू कर देते हैं। दैट्स अ सीरियस इशू इन ए फैक्ट्री, that you are not aware of the shortage of the raw material. अब ये डायग्राम को इस तरह से पढ़िए, ये राइट साइड पे देखिए जरा, मेरा माउस है। ये आपने करना है, क्या करना है, अपने रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो ये टास्क है, एनालिसिस, एनालाइज करंट स्टेट। अभी करने के लिए आपके पास कुछ होना जरूरी है, इनपुट होना जरूरी है। तो इनपुट का मतलब है नीड, कि भाई मसला है क्या जिसको मैं एनालाइज करूंगा। और मसले को एनालाइज करके मेरे पास क्या हो जाएगी, बिजनेस रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे चेयरमैन ने कहा कि जनाब हमारी ऑटोमेशन वीक है, तो वीक से समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बैठा, फिर सेल्स के लोगों से मिला, पूछा, तो सेल्स के लोगों ने कुछ बताया मुझे, मैंने मीटिंग की। तो ये इलिस्ट्रेशन एंड रिजल्ट, इलिस्ट्रेशन की होगी, उनके साथ बैठ के मीटिंग की होगी। और फिर मैंने नीड आइडेंटिफाई की, जो मैंने कहा था ना 6 चीजें उनके पास नहीं है जो उनको चाहिए, तो ये नीड आइडेंटिफाई हो गई होगी। तो इस प्रोसेस को करने के लिए मुझे नीड पता होनी चाहिए, फिर उनके साथ मीटिंग होनी चाहिए, और फिर उसका आउटपुट ये है कि रिक्वायरमेंट। अब ये कैसे होगी, जरा देखते हैं। अब उसके लिए ना आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस नीड होती क्या है, अपॉर्चुनिटीज होती क्या है, प्रॉब्लम्स होती क्या है, ट्रिगर कैसे होती हैं। तो कहीं से भी ट्रिगर हो सकती है, लेकिन बहरहाल बिजनेस को जब प्रॉब्लम आएगा तो कहीं से भी ट्रिगर हो सकती है। टॉप से हो सकती है, बॉटम से हो सकती है, एक्सटर्नल ड्राइवर्स हो सकते हैं, मिडिल से हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस की नॉलेज जितनी अच्छी होगी आपको समझ में आएगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कल्चर, देखिए ये क्या चीज होती है। देखिए, जब भी आप कोई चेंज करने जा रहे हैं तो उसमें कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत काउंट करता है। उनका बिलीव, वैल्यू सिस्टम, उनके नॉर्म्स। पढ़िए थोड़ा सा, मैं फिर बता दूं, मैं पानी पी लूं। ठीक है, अभी 2 एग्जांपल से समझाता हूँ। एक तो वो कैफेटेरिया वाली सिस्टम की, और दूसरा कोई और एग्जांपल से। अब देखिए, उनको एक नीड है ऑनलाइन कैफेटेरिया सिस्टम की, कि लोग अपने ऑफिस से उठ के जाते हैं कैफेटेरिया में, खाना खाते हैं और आते हैं। अगर जल्दी जल्दी भी करें तो घंटा लगता है, लेकिन अगर लोग चिट चैट करते हुए जाएं, बातें करें और सारा कुछ करें, तो तकरीबन 90 मिनट्स लगते हैं। जाते हैं, लाइन में खड़े होना पड़ता है, फिर वो नंबर आता है, फिर वो जो चीज ऑर्डर होती है वो आता है, और सारा कुछ होता है, तो प्रॉब्ली इट टेक्स टाइम। तो अगर हम ऑटोमेशन ले आए, तो क्या लोग मेंटली तैयार हैं उसको लगाने के लिए, चलाने के लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, इनको ख्याल ही नहीं होगा, 1 बजे उठेंगे, वो नमाज पढ़ेंगे, फिर खाना खाने जाएंगे, तो इनको पता चलेगा कि भाई 11 बजे ऑर्डर करना था, अब तो आने वाला है।
अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तब आपको मिलेगा नहीं, जो कुछ बचा है वो शायद मिल जाए आपको। तो प्रॉब्ली आर पीपल मेंटली रेडी फॉर दिस? तो अब ये बिलीव नॉर्म्स, तो अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल है, सारे लोग के पास कंप्यूटर होता है, टाई वाई लगाए होते हैं, तो वो कल्चर तो अडॉप्ट कर लेगा ऑनलाइन को। लेकिन अगर वो मैट्रिक पास है, कंप्यूटर है नहीं, तो वो तो शायद अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो कल्चर बहुत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो आप चेंज लाना चाह रहे हैं, कोई बहुत जबरदस्त सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सर्वर्स नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत काउंट करती हैं, ठीक है। एज ए बिजनेस एनालिस्ट यू शुड नो। एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। कौन सी अच्छी एग्जांपल हो जिससे आपको समझ में आ जाए कल्चर। चलिए, पहली बात तो ये कल्चर होती क्या चीज है, अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेल्दी कल्चर है या अनहेल्दी कल्चर है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कल्चर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कमर्शियल बैंक्स हैं, यूबीएल, एचबीएल, सिटी बैंक, दे आर ऑल कमर्शियल बैंक। मीजान बैंक इज मीजान बैंक और बैंक इस्लामी, दे आर इस्लामिक बैंक। बैंक तो हैं लेकिन इनका एक कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, इस्लाम की तरफ, या जो भी है, जो भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो इस्लामिक प्रोडक्ट है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये कमर्शियल बैंक है लेकिन इसका कल्चर बिल्कुल पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, सियासत, अकराबा परवरी, दोस्ती, रिश्तेदारी, निपोटिज्म, हमारी पार्टी का आदमी। तो आपके ख्याल में व्हाट इज कल्चर? अब ये नाम सुनने के बाद क्या जहन में आता है आपके, व्हाट इज कल्चर? अगर मैं कोई चीज लगाना चाहूँ फलानी जगह लग जाएगी और फलानी जगह नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, कौन नहीं लगने देगा, कहाँ से रेजिस्टेंस आएगी, क्यों? एज ए बीए मुझे मालूम होना चाहिए कल्चर। कोई बताएगा मुझे? एनीबॉडी? आ रही है आवाज, आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा चलिए, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही तो मैंने कहा अच्छा चलिए मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर बना रहा था पोर्ट कासिम अथॉरिटी में, तो कुछ डिपार्टमेंट में तो बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आ रही थी, लेकिन पेरोल वाला जो सिस्टम था ना, उसमें ऐसा लगता था कि पता नहीं कोई